Hello, dear students. Today, in this lecture, you are going to study one of the most famous form of English novel, that is picaresque novel. Okay, students, I think you all are well acquainted about the name picaresque novel. This is very important and famous popular form of novel, right, students? And when I will just describe its feature, you will understand that yes, I have just studied it in many novels. Means these kinds of characteristics what you are just finding in picaresque novel, according to my description, what you are going to opt. So definitely you will find that I have already encountered these kinds of fictions in the form of novel. Students, आज आप लोगों को मैं पिकरेस्क नॉवल की स्टडी कराने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से जब इसको मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा, इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करूँगा, तो यू विल फील दैट यस डेफिनेटली मैंने तो इसको पढ़ा हुआ है और इस तरीके के डिस्क्रिप्शन हमको काफ़ी जगह फिक्शन में मिलते रहे हैं। मैंने तो पिकरेस्क नॉवल को पढ़ा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। फिर आपको याद आएगी हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स की, जोसेफ एंड्रयू की याद आपको आएगी, टॉम जोन्स की आपको याद आएगी कि यस डेफिनेटली दैट इज़ द नॉवेल विच हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकरेस्क नॉवेल। या आपको ओलिवर ट्विस्ट नामक नॉवेल की याद आएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से चार्ल्स डिकेंस के नावल हों या फील्डिंग के नावल हों, उनमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएंगी जब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन देने से पहले, इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी स्टार्टिंग को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली पिकरेस्क नॉवल है क्या और कहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, कहाँ से आया है। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, यू कैन वॉच नाउ ऑन योर स्क्रीन। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ये वर्ड एक्चुअली, जो अगर हम पिकरेस्क नॉवल को समझना स्टार्ट करते हैं, इफ वी डीपली ऑब्जर्व पिकरेस्क नॉवल, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ पिकरेस्क। हमको इस पिकरेस्क नॉवल की जो टाइटल है, इस टाइटल से ही समझना स्टार्ट करना चाहिए। यू नो दैट द टाइटल ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज़ द केसमेंट ऑफ ओरिजिनल ड्वेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। स्टूडेंट्स, कोई भी लिटरेरी डिवाइस आप पढ़ना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं उसका जो टाइटल होता है वही वो खिड़की होती है जहाँ से उसके अंदर के सारे विचारों को और तथ्यों को आप झांक सकते हैं, जान सकते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंस होता है टाइटल का स्टूडेंट्स, ओके। तो जैसा कि इसका टाइटल है पिकरेस्क नॉवल, ओके स्टूडेंट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो ये पिकरेस्क वर्ड है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेन का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है पिकारो। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? पिकारो, राइट। क्या स्टूडेंट्स? पिकारो वर्ड है। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? पिकारो, राइट। पिकारो का मतलब ही होता है रोग। व्हाट इज रोग स्टूडेंट्स? ROGUE। पिकारो मीन्स रोग। रोग मीन्स स्टूडेंट्स those kinds of characters who are not considered good in the society, जिनको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, जो समाज के जो नैतिक मानदंड हैं या सामाजिक मानदंड हैं उनसे जो लोग खारिज होते हैं, राइट, क्लियर। those kinds of men who are not standard on the social parameters of that particular society, जो सोसाइटी के मापदंड हैं, जिस तरह के व्यक्तित्व को समाज अप्रूव करता है, समाज अच्छा मानता है, उन पैरामीटर्स पे जो लोग खरे नहीं उतरते हैं, असामाजिक होते हैं, तो उन्हीं को स्टूडेंट्स रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड एज बैगाबॉन्ड्स काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो भिखारी होते हैं थोड़ा सा, या फिर जिपकतरे टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं, या कुछ अनाथ लोग, अनाथ बच्चे होते हैं जिनको समाज मान्यता नहीं देता है। तमाम सारी मूवीज़ इस तरह की आप देखे होंगे, राइट। या कोई ऐसा बच्चा हो जो इलिजिटिमेट चाइल्ड हो, अवैध संतान हो अपने माँ बाप की, और समाज में एक गंदे परिवेश में रहने के लिए विवश हो,
मजबूर होकर के वो किसी ऐसे स्थान पे चला जाता है जो समाज की दृष्टि से सही स्थान नहीं है। कभी वो अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, डॉन बन जाता है, गुंडई करने लगता है, माफियागिरी करने लगता है। तो इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं, राइट स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप लावारिस मूवी देखे हों अमिताभ बच्चन की, तो उसमें जो कैरेक्टर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन का, वो लावारिस है, माने उसके माता पिता का पता नहीं है, अनाथ जिंदगी जीता है, और चूंकि समाज उसको सहारा नहीं देता है तो गलत तरीके से समाज में आगे बढ़ता है, राइट। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, या कुछ ऐसे लोगों की लाइफ आप देखेंगे, कुछ ट्रेवलर्स की लाइफ जिनकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो जीवन की यात्रा यूं ही करते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी में तमाम सारी परेशानियों को झेलते झेलते अंततोगत्वा उन जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो जाती है बड़ी ट्रेजिक तरीके से। तो इस तरीके की जो स्टोरीज़ होती हैं, जिसका कैरेक्टर कोई बहुत फॉर्चुनेट व्यक्ति नहीं होता है, कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तमाम सारे दुर्भाग्यों से घिरा रहता है, तमाम सारी सामाजिक विसंगतियों का शिकार रहता है, ऐसे दोषों से युक्त होता है जिन दोषों को समाज कभी स्वीकार नहीं करता है, राइट। वो दोष उसके अपने भी गढ़े हो सकते हैं, या उन दोषों को वो समाज के द्वारा प्राप्त करता है। वो विवश होता है, समाज कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है कि एक बच्चा जो अनाथ है, या एक बच्चा जो अपने माँ बाप की अवैध संतान है, उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है, किसी कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो जब उसको समाज नहीं स्वीकार कर रहा है तो निश्चित रूप से समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगेगा जहां वो कम से कम अपनी जीविका को कमा सके। अगर सही तरीके से समाज उसको कमाने नहीं दे रहा है तो गलत तरीके से कमाने वाले रास्ते पे वो निकल जाएगा। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जीवन की यात्रा किस तरीके से पूरी करता है, तमाम प्रकार की विसंगतियां, तमाम प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। सामाजिक दृष्टि से वो जेब कतरा हो सकता है, चोर हो सकता है, या कोई भिखारी टाइप का हो सकता है, या कोई इस तरीके का व्यक्ति होता है जो फ्रॉड करता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अवैध संतान हो और अपनी जीविका के लिए गलत रास्तों पर चोरों की संगति में चला जाए। इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं, या कोई व्यक्ति अपनी गरीबी से तंग आकर के किसी ऐसे स्थान पर रहने के लिए विवश हो, ऐसे समुदाय में रहने के लिए विवश हो जो उसके लिए बहुत टॉर्चर सम होता है, लेकिन फिर भी उसको उस वातावरण में रहना पड़ता है, उस परिवेश में रहना पड़ता है, वो विवश होता है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। जोसेफ एंड्रयू का कैरेक्टर अगर कभी आपको देखने के लिए मिले, हेनरी फील्डिंग का बहुत ही फेमस नावल है स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से एक ऑनेस्ट बच्चा होने के बावजूद, एक इनोसेंट चाइल्ड होने के बावजूद भी एक ऐसे परिवेश में उसको रहना पड़ता है जहां हर कदम पे उसे मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है, राइट। उसके लिए अपनी चेस्टिटी को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। वो कई बार मॉलेस्टेशन का शिकार होते होते बचता है, या कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का विक्टिम बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि तमाम सारे ऐसे इवेंट्स जो इसके हीरो होते हैं पिकरेस्क नावल की, उनकी लाइफ में आता है। अगर आप ओलिवर ट्विस्ट की मैं बात करता हूँ, ओलिवर नाम का जो कैरेक्टर है, चार्ल्स डिकेंस का बड़ा फेमस नावल है ओलिवर ट्विस्ट, जैसा कि टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट का, उसमें आप देखेंगे कि वो वास्तव में ओलिवर नाम का जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ ट्विस्ट से भरी हुई है। किस तरीके से वो अनाथ होता है, किस तरीके से अवैध संतान के रूप में ज़िंदगी जीना पड़ता है, वो शेल्टर होम में चला जाता है, किस तरीके से ऑर्फनीज की लाइफ वो जीता है, किस तरीके से धीरे धीरे करके वो चोर हो जाता है, जेब काटने लगता है, और धीरे धीरे करके बहुत बड़े अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है, राइट। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं, उन नॉवेल्स को आप क्या मानते हैं, पिकरेस्क नावल मानते हैं, और ऐसे कैरेक्टर को ही रोग कैरेक्टर कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके की चीज़ें आपको पिकरेस्क नावल में देखने के लिए मिलती हैं। माने ऐसे जिस तरह के कैरेक्टर्स की चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की, तो दीज काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, इफ़ द स्टोरी ऑफ द नावल इज रिवॉल्विंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स which is being followed in the
plot of the novel, तो these kinds of novels are called picaresque novel. Right students? बार बार मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई नॉवेल इस तरीके से लिखा गया है कि उसका हीरो ऐसा ही कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर के बारे में मैंने बात की, कोई जेब कतरा हो सकता है, कोई चोर हो सकता है, कोई अवैध संतान हो सकता है, अगर उसी के इर्द गिर्द उसी कैरेक्टर के आसपास पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, मूव हो रही है, तमाम सारी दुर्भाग्यशाली घटनाएं हीरो की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे नॉवेल्स को स्टूडेंट्स पिकरेस्क नॉवेल कहा जाता है, राइट। और ऐसे ही जो कैरेक्टर होते हैं उनको रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो पिकरेस्क नॉवेल है, इसमें जो पिकरेस्क वर्ड है, ये पिकरेस्क किस भाषा से आया है? स्पेनिश लैंग्वेज से आया है। और कौन सा शब्द है जिससे पिकरेस्क बना है? पिकारो वर्ड। पिकारो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रोग। रोग क्या होता है? रोग का डिस्क्रिप्शन बड़ी कायदे से मैंने आप लोगों के सामने किया। रोग किसको कहते हैं? मीन्स यू कैन से दैट यूजलेस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच इज़ बीइंग जस्ट सर्वाइव्ड इन द सोसाइटी। बेकार टाइप की जो ज़िंदगी होती है, राइट, भिखारियों की जैसी ज़िंदगी जीने वाले, या समाज जिनको खारिज कर देता, समाज जिनको मान्यता नहीं देता है, ऐसे लोग, चोर जेब कतरे टाइप के लोग, उनको रोग कहते हैं। और इस तरीके की कहानियाँ अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं उपन्यास के अंदर, ऐसे हीरोज़ की कहानियाँ, तो उन नॉवेल्स को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? पिकरेस्क नॉवेल कहा जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग में जो ये स्पेन में कहानियाँ लिखी जाती रही, इस तरह के रोग की कहानियाँ, तो उन्हीं को स्टूडेंट्स पिकरेस्क नॉवेल कहा गया। स्टोरी ऑफ रोग, स्टोरी ऑफ रोग, राइट, स्टोरी ऑफ पिकारो इन स्पेन स्पेशली इट वाज रिटन इन द स्टार्टिंग। सबसे पहले स्पेन में रोग की कहानियाँ या पिकरेस्क टेल्स लिखी गई, तो वहीं से पिकरेस्क नॉवेल का ट्रेडिशन स्टार्ट माना जाता है, राइट। ये स्पेशली 16th सेंचुरी की बात है स्टूडेंट्स, जबकि अंग्रेजी में स्टार्टिंग में तो स्पेनिश भाषा में था, लेकिन अगर अंग्रेजी में हम बात करें कि इंग्लिश में ये पिकरेस्क नॉवेल कब आया, तो स्टूडेंट्स आप मान सकते हैं कि ये जो 16th सेंचुरी का दौर रहा है, जिसको मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दिस इज़ एन एज ऑफ ग्रेट एवोल्यूशन, इट वॉज रिनेसेंस, पुनर्जागरण काल था। क्वीन एलिजाबेथ का शासन हुआ करता था, स्वर्णिम युग कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य का 16th सेंचुरी को। तो उसी 16th सेंचुरी में ही ये स्टूडेंट्स आए स्पेनिश लिटरेचर से प्रभावित होकर के, राइट। उसके बाद यही रिनेशा के दौरान, इसी 16th सेंचुरी के दौरान इंग्लैंड में बहुत सारे नॉवेल, और यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअली नॉवेल इंग्लिश में लिखे ही नहीं गए, बल्कि 16th सेंचुरी में जो ट्रांसलेशन का एक सिलसिला चल रहा था अंग्रेजी को समृद्ध बनाने के लिए लिटरेचर की लिहाज से, मैंने कई बार रिनेसा का जिक्र आप लोगों के सामने किया है, पुनर्जागरण का जिक्र किया है। तो पुनर्जागरण काल में अंग्रेजी किस तरीके से समृद्ध हो, अंग्रेजी का साहित्य किस तरीके से समृद्धि को प्राप्त करे, उसके लिए तमाम सारे इंग्लिश के राइटर्स क्या कर रहे थे कि विदेशी साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो एक्चुअली जो इंग्लिश में नॉवेल लिखे गए 16th सेंचुरी में, दे वर नॉट एग्जैक्टली ओरिजिनली रिटन, बट दे वर एक्चुअली द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेनिश नॉवेल्स, पिकरेस्क नॉवेल। जो स्पेन में पिकरेस्क नॉवेल का ट्रेडिशन था, उन्हीं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मात्र 16th सेंचुरी में किया गया। लेकिन चूंकि इंग्लिश में ये नॉवेल आए, इसलिए इनको इंग्लिश नॉवेल हम लोग मान सकते हैं, इनकी भाषा अंग्रेजी थी, राइट स्टूडेंट्स। और 16th सेंचुरी में तो इनको पिकरेस्क रोमांस कहा जाता था, जब अंग्रेजी में ये नॉवेल्स ट्रांसलेट हुए स्पेनिश भाषा से। तो इन दोज डेज एक्चुअली पिकरेस्क नॉवेल वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर वर्ड, क्योंकि नॉवेल वर्ड ही नहीं पॉपुलर हुआ था। नॉवेल वर्ड तो 18th सेंचुरी में आया, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो उस टाइम इसको पिकरेस्क रोमांस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिकरेस्क रोमांस। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उस टाइम जो ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, जैसे 1576 में ट्रांसलेशन हुआ था लेजारुलो डी
टॉर्म्स, एक फेमस स्पेनिश भाषा का ये पिकरेस्क नावल है जिसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ था लेजेरिलो डी टॉर्म्स। राइट स्टूडेंट्स, एक नावल रहा जिसका ट्रांसलेशन स्पेनिश भाषा से किस में हुआ, स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में लिखा गया। ओके, इसके अलावा गज़मैन डी अल्फ्रारेज, गज़मैन डी अल्फ्रारेज ये भी एक ट्रांसलेटेड नावल रहा, ये भी फ्रेंच भाषा का नावल रहा और इसका भी फ्रेंच नहीं स्पेनिश भाषा का नावल रहा स्टूडेंट्स। इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी में ही। मैं बार बार बात आपसे कर रहा हूँ कि ओरिजिनली, बार बार जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ आप अपने दिमाग में रखिए कि एग्जैक्टली 16th सेंचुरी में जो पिकरेस्क नावल को लिखने का ट्रेडिशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ वो ओरिजिनली नहीं स्टार्ट हुआ, बल्कि जो पिकरेस्क नावल लिखे गए थे स्पेन में, उन्हीं स्पेनिश नावल्स की नकल करके इंग्लैंड में इसके ट्रांसलेशन हुए। लेकिन चूंकि इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन हुआ तो इसके इंग्लिश का नावल हम मान लेते हैं, जैसा कि 2 नावल्स का मैंने जिक्र आप लोगों के सामने किया। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये रही कि इन नावल्स ने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए स्पेनिश लैंग्वेज से, इनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा, द ग्रेटेस्ट रोल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम स्पेनिश पिकरेस्क ट्रेडिशन टू इंग्लिश पिकरेस्क ट्रेडिशन, तो इट्स अ मेजर रोल वॉज दिस दैट दे हैव गिवन इंस्पिरेशन to the novelists of England to write these kinds of other literature, other novels. इनसे प्रेरणा लेके इंग्लैंड के नॉवेलिस्ट ने लिखना स्टार्ट किया, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन करने का कार्य हुआ स्पेनिश लिटरेचर का, स्पेशली नॉवेल की फील्ड में, उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो यही किया कि इंग्लैंड के राइटर्स को एक आप कह सकते हैं कि प्रेरणा प्रदान की कि आप इस तरीके से राइटिंग कीजिए। उस ट्रांसलेशन को पढ़ करके लोग उसके फीचर को समझ पाए कि किस तरीके की चीज़ें हम इम्प्लॉय करें नावल के अंदर ताकि वो लोगों के हार्ट को टच करे, कैसे इमोशंस हम अपने नावल्स में डालें, किस तरीके की स्टोरीज़ लिखें, किस तरीके से हम कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करें। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में लोगों को सीखने के लिए मिली इन ट्रांसलेशंस से। राइट स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री की चर्चा की, कहाँ से इसका ट्रेडिशन स्टार्ट होता है पिकरेस्क नावल का। लेकिन अगर हम स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नैसे, ये 2 बेसिकली 16th सेंचुरी के राइटर हैं जिनको हम मूल रूप से एक नाटककार के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नैसे, स्टूडेंट्स आप इनकी महानता का अंदाज़ा और इनके कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर तक पे टिप्पणी की थी कि विलियम शेक्सपियर तो नकलची है, वो हम लोगों के लिटरेचर को देख देख के लिखना सीखा है। राइट, अपस्टार्ट क्रो तक कह दिया था रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को। तो उन्हीं ग्रीन की बात मैं कर रहा हूँ। 16th सेंचुरी के बड़े राइटर थे रॉबर्ट ग्रीन, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, यूनिवर्सिटी स्कॉलर थे। इनके साथ ही रहे टॉमस नैसे। इन लोगों ने एक्चुअल फॉर्म में इंग्लिश में पिकरेस्क नॉवेल के ट्रेडिशन को लिखना स्टार्ट किया। उस नई परंपरा जो इन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज से ली थी उसको इंग्लिश में अगर किसी ने लिखने की स्टार्टिंग की तो उसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नैसे जैसे 16th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट्स को। इन्होंने ही पिकरेस्क ट्रेडिशन को स्टार्ट किया इंग्लैंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की 16th सेंचुरी के, जो 16th सेंचुरी के आप कह सकते हैं कि उत्तरार्ध में लिखे गए, इन द फाइनल डिकेड ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो एक ट्रेडिशन आया पिकरेस्क नावल का, उसमें द लाइफ ऑफ जैक विल्सन, या इसी को द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्सन, ये जो नावल रहा ये मील का पत्थर हुआ स्टूडेंट्स 17th सेंचुरी के राइटर्स के लिए,
चूँकि 16th सेंचुरी के एकदम एकदम लास्ट पार्ट में, अंतिम डिकेड के भी सेकेंड हाफ में ये लिखा गया है स्टूडेंट्स। तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर इसका एग्जैक्ट डेट आप जानना चाहें तो 1594 में ये लिखा गया था। तो इसने कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी के लिए एक माहौल प्रिपेयर कर दिया कि 17th सेंचुरी में पूरी तरीके से इंग्लैंड के अंदर पिकरेस्क नावल का ट्रेडिशन स्टार्ट हो सके। राइट स्टूडेंट्स, 17th सेंचुरी के राइटर्स में जो टॉमस डेकर राइट या मिडलेटन जैसे तमाम राइटर आए जिन्होंने इस पिकरेस्क नावल के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। ओके स्टूडेंट्स, पिकरेस्क नावल का जो एक ट्रेडिशन है, उस पिकरेस्क नावल के ट्रेडिशन को अगर आगे बढ़ाने का काम किया 17th सेंचुरी में, जो परंपरा अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जैसे नॉवेल्स के द्वारा रखी गई थी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, टॉमस ग्रीन और टॉमस नैसे जैसे ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट्स ने जो परंपरा स्टार्ट की पिकरेस्क नावल की 16वीं शताब्दी में, उसको कहीं ना कहीं अगर 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो उसका क्रेडिट जाता है टॉमस डेकर और मिडलेटन जैसे राइटर्स को। राइट स्टूडेंट्स, डेकर की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन, बहुत ही पॉपुलर रचना है स्टूडेंट्स। इसका इम्प्रेशन अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। इम्प्रेशन आप क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसकी इंस्पिरेशन जो इनको मिली वो अगर आप देखें, डॉक्टर फास्टस अगर आप कभी पढ़ने का मौका मिले, एक ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लोव का लिखा हुआ, 16th सेंचुरी के बड़े अच्छे नाटककार थे क्रिस्टोफर मार्लोव। तो उन्होंने जो डॉक्टर फास्टस लिखा उसमें 7 डेडली सिंस का जिक्र आया है। राइट स्टूडेंट्स, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर के डेकर ने, टॉमस डेकर पूरा नाम है, टॉमस डेकर ने 7 डेडली सिंस ऑफ लंदन 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्होंने इस नावल को लिखा। और ये स्टूडेंट्स पूरी तरीके से पिकरेस्क ट्रेडिशन को लेकर के है। जो पिकरेस्क नावल की विशेषताएं मैंने आपको बताई, वो सारी विशेषताएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन्हीं का एक नावल बड़ा फेमस है, बेलमैन ऑफ लंदन, न्यूज़ फ्रॉम हेल ब्रॉट बाय द डेविल्स कैरियर, गुल्स हॉर्न बुक, ये सब बड़ी फेमस रचनाएं हैं। टॉमस डेकर तो हालांकि विशेष रूप से जो जाना जाता है वो अपने ड्रामों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसने भी कुछ ऐसे नॉवेल्स का ट्रेडिशन ज़रूर स्टार्ट किया, और न केवल नॉवेल्स लिखे बल्कि अपने ड्रामों में भी पिकरेस्क ट्रेडिशन का एम्प्लॉयमेंट किया। उनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो द ब्लैक बुक एक रचना है उनकी, ये भी 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही लिखी गई थी। इसके अलावा फादर हस्बैंड्स टेल, ये भी मिडलेटन की एक प्रसिद्ध रचना है। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिकली आप याद रखिएगा कि जो टॉमस मिडलेटन है ये अपने ड्रामास के लिए जाने जाते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे किस तरीके से पिकरेस्क नावल को लिखने का ट्रेडिशन आगे बढ़ रहा है। एक परंपरा जो स्टार्ट हुई थी स्पेन में, वो किस तरीके से इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश में पिकरेस्क नावल का ट्रेडिशन आगे बढ़ता गया। स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि आप इतना दिमाग में रख रखिएगा, आप लोग, यू मस्ट हैव इन योर माइंड कि जो पिकरेस्क नावल हैं वो ऐसे ही बैगाबॉन्ड्स, पिकपॉकर या थीफ या अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो अनाथ बच्चे ऑर्फन होते हैं, या कुछ दुर्भाग्यशाली जीवन की यात्रा करने वाले लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थितियों वश तमाम सारी मुसीबतों में फंसते हैं, उनकी ज़िंदगी की पूरी यात्रा तमाम सारी परेशानियों से होकर गुजरती है। चोर होते हैं, समाज जिनको हमेशा बुरी निगाह से देखता है, समाज से बहिष्कृत होते हैं, जिप कतरे टाइप के विवश होते हैं, सड़कों फुटपाथों पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए या गुलामों जैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स को लेकर के, उनके जीवन की कहानी को लेकर के, उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स को लेकर के स्टूडेंट्स आपको समझना चाहिए कि पिकरेस्क नावल लिखे जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पिकरेस्क नावल का ट्रेडिशन समझ पा रहे होंगे। जो भी नावल्स का जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ 16th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में जो नावल्स के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिए, सब में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। राइट, अब हम लोग थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ पिकरेस्क नावल क्या है। राइट स्टूडेंट्स,
तो मैं पहले से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ कि जो पिकरेस्क नावल है वो दैट इज़ ए बुक ऑफ रोग्स। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पिकरेस्क नावल है वो एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ सम रोग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ ए रोग। एक रोग के, एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत, सामाजिक मानदंडों से खारिज चोर या जिपकतरे या अनाथ जैसे जो कैरेक्टर होते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी होती है। तो आप कह सकते हैं कि पहली जो खास बात होती है स्टूडेंट्स पिकरेस्क नावल की, कि इसका जो हीरो होता है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो समाज के मानदंडों से खारिज होता है, समाज उसको मान्यता नहीं देता है। चोर हो सकता है, कोई अनाथ बच्चा हो सकता है, कोई पिक पॉकर जेब काटने वाला हो सकता है, या फुटपाथ पे ज़िंदगी जीने वाले लोग हो सकते हैं, राइट। इस तरीके के कैरेक्टर्स हमेशा आपको, या कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली बच्चा हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है जो परिस्थितियों बस तमाम सारी सामाजिक यातनाओं को झेलने के लिए विवश होता है। वो चाह करके भी उसकी लाइफ को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके प्रति आपके मन में एक सिंपैथी पैदा होगी कि यार जिस तरीके की परेशानियों को ये बेचारा झेल रहा है, वास्तव में इन परेशानियों को डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन समाज का ऐसा ढांचा है कि इसको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, राइट स्टूडेंट्स। और इसका सबसे अच्छी अगर एग्जांपल आप जानना चाहें तो मैंने पहले जिक्र किया आपको, चाहे टॉम जोन्स आप पढ़िए या हेनरी फील्डिंग का ही आप जोसेफ एंड्रयू नामक नावल पढ़िए। जोसेफ एंड्रयू किस तरीके से अपनी जीवन की यात्रा को लेकर आगे बढ़ता है, राइट, किस तरीके की परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, राइट, क्लियर। अपने से माँ और दादी की उम्र की महिलाओं के द्वारा मॉलेस्टेशन का शिकार वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, अपने आप को वहाँ से बचा करके भागता है और जहाँ जहाँ जाता है लगातार तमाम सारी परेशानियों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। या अगर आप, मैंने जिक्र पहले भी किया कि ओलिवर ट्विस्ट का अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, जो बड़ा फेमस नावल है चार्ल्स डिकिंस का। चार्ल्स डिकिंस के जितने भी नावल हैं उसमें आपको एक सोशल एक्सप्लॉयटेशन देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से समाज स्वयं लोगों के ऊपर एक चोर का ठप्पा लगा देती है, राइट। आप किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर आप चोरी कर लिए, लेकिन अगर एक बार आपके ऊपर चोर का ठप्पा लग गया तो आप लाख अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहें, लेकिन वो दाग आपकी ज़िंदगी से कभी धुलता नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। अगर किसी ने वो एक कोई मूवी मुझे याद आती है जिसमें जो हीरो होता है उसके शायद बाँह पे या सीने पे कोई लिख देता है कि तुम्हारा बाप चोर है, तो वो जो समाज उसके साथ व्यवहार करता है, वास्तव में अगर वो जाए तो जाए कहाँ, समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ठीक है, समाज जो उसको बनाना चाहता है या समाज जिस दृष्टि से उसको देखता है वो फिर वही बन जाता है, राइट। चाहे वो तमाम सारी वमेन, महिलाओं का एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी कारणवश ज़िंदगी में उनसे कुछ भूलें हो जाती हैं तो समाज उनको इतनी गलत दृष्टि से देखने लगता है कि वो विवश हो जाती हैं उसी ज़िंदगी को अपना लेने के लिए। या कोई बच्चा जिसे समाज ने चोर ही सिद्ध कर दिया है तो फिर अंततोगत्वा उसे लगता है कि दिस इज़ आवर आइडेंटिटी नाउ एंड वी मस्ट इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन दैट प्रोफेशन, तो हम उसी ज़िंदगी को क्यों न जिएँ। तो ऐसे भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली चार्ल्स डिकिंस के नावल में। आप उसको सोशल ट्रेजेडी के रूप में देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये ट्रेडिशन मैंने आपको बता दिया कि रोग की स्टोरी होती है। इसमें कोई रैस्कल हो सकता है, कोई सर्वेंट हो सकता है, परिस्थितियों का गुलाम कोई व्यक्ति, कोई बदमाश आदमी हो सकता है, कोई वैगाबॉन्ड हो सकता है, दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा नौकर हो सकता है किसी घर का। जैसे आप लोग कभी कुली पढ़िए, कुली नावल है, इंडिया का ही लिखा हुआ नावल है, भारतीय नावलिस्ट ने लिखा है। मुल्कराज आनंद को कभी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, या आर के नारायणन को कभी पढ़ने का मौका मिले, उनकी नावल्स को आप देखिए, उसमें पिकरेस्क ट्रेडिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए, अगर आप
कुली पढ़ सकें, आपको मौका मिले, कुली को पढ़िए आप। राजू का कैरेक्टर देखिए आप, मुन्नू का कैरेक्टर आप देखिए आपको लगेगा कि वास्तव में किस तरीके से कोई व्यक्ति सामाजिक मानदंडों से जब खारिज हो जाता है या परिस्थितियों वश ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए विवश होता है कि उसका कोई अपराध नहीं होता है, फिर भी उसको अपराध बोध पूरे जीवन करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही सेंट्रल फिगर होते हैं पिकरेस्क नावल के, जो मुख्य कैरेक्टर होते हैं वो इसी टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं। राइट, हमेशा आपको एक दुर्भाग्यशाली जीवन दिखाई पड़ेगा पिकरेस्क नावल में। जो हीरो होगा उसका जीवन हमेशा दुर्भाग्यशाली दिखाई पड़ेगा। राइट, या उसका चाहे परिस्थितिवश या समाज के दबाव में या समाज के कार्यप्रणाली के कारण जो उसका कैरेक्टर होगा वो हमेशा बड़ा ही अनैतिक टाइप का होगा, गलत कामों में इन्वॉल्व व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। वो चोर हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है, कोई पापी टाइप का व्यक्ति हो सकता है, इमॉर्टल सिनर हो सकता है, इमोरल हो सकता है, अनैतिकता से भरा हुआ हो सकता है। राइट, या किसी भी अन्य ऑब्सेन कंडीशन में गंदी दशा में रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। राइट, कोई वैश्या हो सकती है, कोई किसी के रखैल हो सकती है परिस्थितियों बस, या कोई हत्यारा हो सकता है, कातिल हो सकता है, कोई डॉन हो सकता है अंडरवर्ल्ड का। इस तरीके से कोई आप कह सकते हैं कि जिसको आप स्मगलर कहते हैं, इस टाइप के कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको पिकरेस्क नॉवेल्स का, अगर ट्रेडिशन आप जानना चाहें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऐसी इंसिडेंट देखने के लिए मिलती हैं जो वास्तव में सोसाइटी के लिए सही नहीं है। कोई एकदम गंदे गंदे टाइप के कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सही सही बताएं तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ऐसी लैंग्वेज होगी, उनके जो डायलॉग्स होंगे बहुत एक्सीलेंट काइंड ऑफ डायलॉग्स भी वो कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। वो जिस वर्ग से आते हैं, जिस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस सोसाइटी की जो लैंग्वेज होती है, जैसे मान लीजिए किसी नॉवेल का जो हीरो है वो कोई जेब कतरा है, चोर है, तो चोर जिस तरह के समाज में रहता है, उस समाज में जिस तरीके की भाषा बोली जाती है, उसी तरीके से की भाषा शैली का प्रयोग उपन्यासकार अपने नॉवेल में करता है। तो इसलिए पिकरेस्क नॉवेल की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत एक्सीलेंट नहीं होती है, बल्कि एक जो कॉमन उस तरह की लाइफ स्टाइल है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसा कैरेक्टर होगा वो जिस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करता, तो उसी सोसाइटी के पर्टिकुलर लैंग्वेज को उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, विशेष करके जो इंग्लैंड में ये नॉवेल आए, तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ट्रांसलेशन आया स्पेनिश लैंग्वेज से, लेकिन बाद में आगे चल करके इंग्लैंड ने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया। और जो इंग्लैंड में स्वीकार किया गया, चाहे वो फील्डिंग के द्वारा स्वीकार किया गया हो, या जब मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ डेनियल डिफो के द्वारा स्वीकार किया गया हो, या स्मॉलेट आगे चल कर के लिखे 18th सेंचुरी में ये लोग लिखना स्टार्ट किए, रॉबिन्सन क्रूसो जो रचना आई डेनियल डिफो की, या रॉड्रिक रैंडम जो रचना आई टोबियस स्मॉलेट की, इन लोगों ने जो ट्रेडिशन स्टार्ट किया, तो इन्होंने रोमांस तो नहीं दिखाया, क्योंकि स्पेनिश भाषा में जब लिखे गए नावल तो वो रोमांस थे, बड़े काल्पनिक टाइप के थे। बट जो इंग्लैंड में पिकरेस्क नावल का ट्रेडिशन आया, जिन भी राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया 16th सेंचुरी से लेकर के स्पेशली 17th और 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स, उसमें जो खास बात रही कि इन लोगों ने सोशल रिप्रेजेंटेशन किया अपने नावल्स में, किस तरीके की सोसाइटी है और सोसाइटी में किस तरीके का मानदंड स्थापित हो रहा है सामान्य लोगों के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मजबूरियों के शिकार हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल ट्रेजेडी की लाइफ जीते हैं, एक ऐसी दुर्भाग्यशाली जीवन को जीते हैं जो कहीं ना कहीं उनको गिफ्ट कर दी जाती है सोसाइटी के द्वारा। वो उन सारे अपराधों के जिम्मेदार स्वयं नहीं होते हैं, जिस तरीके की अपराध का जीवन भर उनको दंड भोगना पड़ता है, जिस तरीके का आचरण वो करते हैं, वो वास्तव में कहीं न कहीं दोज आर द गिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, वो उनको समाज के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर वो विवश होते हैं, तमाम सारी परेशानियों को झेलते हैं, तो कहीं न कहीं सोसाइटी इन इटसेल्फ इज़ द विलन
राइट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट दे सफ़र इन दियर लाइफ। तो एक तरह से समाज पे व्यंग किया जाता है, सोशल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जो बाद के आए 18th सेंचुरी के जो नावल्स आए पिकरेस्क की ट्रेडिशन के, या 19th सेंचुरी के जो पिकरेस्क की ट्रेडिशन के नावल आए, राइट स्टूडेंट्स, तो वो सब के सब, जैसा कि मैंने जिक्र किया, रॉबिन्सन क्रूसो का बड़ा ही पॉपुलर पिकरेस्क नावल है, डैनियल डिफो का, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो रॉड्रिक रैंडम है, टू बी स्मॉलेट का लिखा हुआ, सब 18th सेंचुरी के नावल हैं और नावलिस्ट हैं। इनमें आपको इसी तरीके का सोशल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, समाज का चित्र दिखाने का प्रयास करते हैं और साथ ही व्यंग करते हैं, सटायर से भरे हुए नावल्स होते हैं जो इंग्लिश में लिखे गए, स्पेशली पिकरेस्क ट्रेडिशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग पिकरेस्क नावल समझ गए होंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।